हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास 18 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं इट मीन्स नेवी एमआर के जीके जीएस के या तो इसके मैथ के, तो वह ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप ज़रूर से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं। विश्वास नहीं है तो एक बार जरूर से जाके देख ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो पहला प्रश्न, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, केरल। तो कथकली की बात करें तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? याद कर लीजिएगा, केरल। ओके, चलिए अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पेरिस, कैलिफोर्निया, जेनेवा, लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। तो देखिए अब आपको काम क्या करना है, एक कॉपी इट मीन्स आपको लेना है, ठीक है। एक साइड लिख देना है डांस, मतलब जो किसी भी राज्य का नाच है, ठीक है। और दूसरे साइड आपको लिख देना है क्या कि वह मतलब कौन सा डांस है, कथकली है, भरतनाट्यम में क्या है, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्या कि आपको जितना भी स्टेट है जो कि इंपॉर्टेंट है सभी का लिस्ट बना देना और सबको याद कर ले, ठीक है। ये काम आप जरूर से जरूर करें। ओके, अब इसके बाद बात करें यहाँ मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय जिसको कि हेडक्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करें, हेडक्वार्टर और उसका प्लेस लिख ले, ठीक है। सेकंड पेज में वहाँ पे टोटल जितना का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, इस तरह का सभी का हेडक्वार्टर लिख लें और जो जो संस्थान है सभी को लिख ले, ठीक है। बहुत ज़रूरी टर्म है। अगर आप चाहते हैं क्या कि मतलब मेरे पास नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं स्पेशल क्लास में आपको ये जो है आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जो कोई भी मुख्यालय का हो गया या किसी मतलब एक एक टॉपिक वाइज आपको मैं प्रॉपर करवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ऑप्शन उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो एक चीज़ बता दें, मध्य प्रदेश आप नाम से ही पकड़ सकते हैं कि भैया बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि समुद्र तट नहीं है, वाजिब बात है क्या कि बीच में समुद्र तट नहीं है, लैंडलॉक्ड जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि इस क्वेश्चन को आखिर बनाने के लिए क्या किया जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप मैप का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप मैप को एक बार ध्यान से देख ले कि कौन कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा है, कौन सा नहीं है, कौन सा अनदर देश से सटा हुआ है। आप एक नक्शा निकाल ले और नक्शा पे देख ले। अभी जस्ट आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। ये सब चीज़ को बारीकी से समझे, मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोज़ हो उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि आप लोग सच्चे तरीके से जॉब ले लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। तो याद कर लीजिएगा, चीन के प्रसिद्ध जो धार्मिक विद्वान है हुएनसांग, ठीक है। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। याद कर लीजिएगा, हुएनसांग, हर्षवर्धन, ठीक है। अब क्या है, क्या कि सिर्फ हुएनसांग नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, विद्वान जो कि आए हुए हैं, फायान वगैरह सभी आए हुए हैं। आपको एक काम करना है, इसके ऊपर ये लिस्ट तैयार कर लेना है कि भारत में किसके सामने मतलब किसके शासनकाल में कौन कौन से विद्वान आए हुए हैं, आप सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। अकबर में जैसे नवरत्नों की बात करें तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप सबको लिख लेना है। मतलब इस तरह से सभी का जो जो इंपॉर्टेंट एक पर्सन होता है, वाजिब बात है कि उसके महल में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एक पर्सन रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए आप उस सब को लिख लीजिए। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? लीजिए, ऑप्शन फिल्म, रंगमंच, साहित्य, विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है, अवार्ड है, ठीक है। बस अवार्ड जैसे ही आप सुने, बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उससे आपको कर लेना है, ठीक है। एक साइड अवार्ड, मेडल जो भी है लिख लेना है और एक साइड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये सब को आप प्रिपेयर कर ले, ठीक है। मैं बोलते जाता हूँ, आपको करते रहना है, करते रहना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं जुट पा रहा है आप हमें कमेंट करें, मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है जनाब, अगर आपको जॉब लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? लीजिए, पुस्तक की बात आ गई, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो
ऑप्शन कौटिल्य, फायान, अरस्तु, प्लेटो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, जिसको कि चाणक्य भी बोलते हैं। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुस्तक की बात हो रही है, अर्थशास्त्र, ठीक है, किसने लिखा है? कौटिल्य, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं तो कमेंट करें। अब बार बार एक ही बात मैं किस लिए बोलूँ? अब सीधा है क्या कि आपके पास नहीं होगा, सीधा आप कमेंट मारे, मैं किसी दिन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान दें, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे चैनल पे जो आप ज़रूर विजिट करें। रात के 8 बजे वह क्लास आपको मिल जाता है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ओके, आपको यही क्लास देख के समझ में आ गया होगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? ऑप्शन 18 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष हो गया। चलिए, ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, इस तरह से आपको सभी को नोट कर लेना है कि किस किस मतलब कितना कितना एज चाहिए, 25, 30 सभी का है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन आपको जरूर कर लेना है, फेयर बना ले, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा भैया। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? ऑप्शन भू राजस्व कानून, नमक कानून, उपभोक्ता कानून, धर्म कानून। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून। आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब बात करिए गांधी, इट मीन्स जो गांधी जी हैं, इनका जो इनसे रिलेटेड जो भी है, मतलब जैसे सहयोग आंदोलन, इस मतलब इनका आंदोलन हो गया, या तो कोई भी फर्दर चीज़ का, इनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुआ, अफ्रीका कब गए, वहाँ से कब आए, इस तरह से जितना भी इसका टोटल, इसको याद कर ले। गांधी जी का ये जरूरी चीज़ है, ठीक है, पक्का गांधी जी का A to Z नोट कर ले, बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो यह आपको पता होना चाहिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह तो नॉर्मल सी बात आपको याद ही होगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, यह क्या है? नाड़ा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? यह नाड़ा है, ठीक है। अब नाड़ा से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। ओके, नारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन असम, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। तो देख लीजिए, अभयारण्य हो गया, पक्षी विहार हो गया, ये सब आपको एक पेज में नोट डाउन करके इसे भी याद करना है, ठीक है। सबको बस टॉपिक बना बना के लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपको काम देने वाला है, ठीक है। इस साल आपको जॉब लेना है तो लेना है। पीतल किन किन धातुओं के मिश्रण से बना है? लीजिए, आ गया ऑप्शन तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और चांदी, एस्बेस्टर, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ठीक है। अब चलिए इसे याद कैसे करना है। पिताजी, ठीक है, क्या करना है? पिताजी। तो जैसे जिस तरह से आप, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे पिताजी देखिए, इस तरह से अगर लिख रहे हैं, ठीक है, पिताजी, ध्यान दीजिएगा, पौ से हो गया क्या? पीतल, ठीक है, ता से तांबा, ज से जस्ता, ठीक है। पिताजी से आप याद कर सकते हैं कि भैया पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मिश्रण, ध्यान दीजिए यहाँ पे मिश्रण। अब मिश्रण से टॉपिक से आपको सभी को कवर करना है। इट मीन्स अब टांका किसका मिश्रण है? ठीक है, टांका हो गया, फिर और भी बहुत सारे धातु वगैरह, गन मेटल हो गया, फिर सीमेंट हो गया, ये सब को मतलब टोटल मिश्रण आपको नोट डाउन कर लेना है, उसे भी याद करना है, ठीक। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ग्रेफाइट, लोहा, सोना, हीरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अब वही अगर कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, वही अगर कहा जाए सबसे कठोर धातु, ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर धातु तो क्या होता है? प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम, ठीक है। अब उसके बाद कहा जाए सबसे भारी धातु कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, धातु ओस्मियम, ठीक है। अब इस तरह से आपको जितना भी चीज़ है सबको कवर कर लेना है। भारी धातु, हल्का धातु, लिथियम होता है, ठीक है। इस तरह से जो अब रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, तो यह मेरा हो गया पारा। अब उसी में कहा देगा क्या कि हाँ, घर मतलब जो होता है आपका रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर या तो जो आपके कमरे का तापमान है, उस तापमान में कौन सा अधातु है, ठीक है, कौन सा अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है या मतलब तरल हो जाता है, ठीक है। तो यह कौन सा होगा? यह हो जाएगा ब्रोमीन, याद रखिएगा, ब्रोमीन। इन सभी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए जो अभी मैंने बोला है, ओके। यह सब जरूरी चीज़ है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ऑप्शन माइकल फैराडे, हेनरी बैक्यूरेल, विलियम
पार्काइन बोल्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी बैकुरल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकुरल। इसमें एक कंफ्यूज करने वाला जरूर आपको एक टर्म मिलेगा, रेडियम। ठीक है, रेडियम और रेडियो एक्टिविटी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। रेडियम की बात करें तो रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करें तो कौन है? हेनरी बैकुलर। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से आपको मिल गया होगा गेस, खोज और आविष्कारक। ठीक है, खोज और आविष्कारक। अब एक साइड लिख देना है क्या कि क्या चीज़ खोज किए है और खोज करने वाले का नाम क्या है या आविष्कारक का नाम क्या है। इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर लिख लें, इसे भी नोट्स बना लें। ओके, अब आपको नोट्स बनाने का ही काम है और डेली जो है आपको टॉपिक से याद कर लेना है। ठीक है, नेवी एमआर है और आपको पता होगा कि लगभग नेवी एमआर का हर मतलब साल 2 बार वैकेंसी निकलता है और 400 सीट के आसपास ही देता है। ठीक है, और बच्चे की बात करें तो बच्चा बहुत सारा रहता है। आपको अगर उनमें से एक निकलना है भैया तो सीधा है, जितना भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ आप सबको याद कर ले और डेली हमसे जुड़े। ठीक है, मैं बहुत सारी आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ। ठीक है, इतना बात से इट मीन्स अभी 13 क्वेश्चन मैंने करवाया, आपको फील हो गया होगा कि मैंने कितना सारा क्वेश्चन करवा दिया। 13 है, ठीक है, लेकिन मैंने टॉपिक इतना दिया कि आपका 13 दिन के बराबर हो गया। 13 दिन आप याद करते रह जाएंगे, या तो 6 दिन लगेगा अगर कोई आपको शार्प माइंड है तो। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े अगर इस तरह के प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए यह प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती? ऑप्शन ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवन। ओके, प्रकाश मतलब खैर ध्वनि तरंग की बात करें तो यहाँ पे जो है क्या क्या हो सकता है, कहने का मतलब हो गया यहाँ पे यह विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्रुवन नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन प्रतिरोध कम है तथा गलनांक अधिक है, प्रतिरोध अधिक है तथा गलनांक कम है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक। चलिए इसे बनाते हैं। इसका जो सही, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा यह क्वेश्चन, अभी तुरंत क्लास करते करते आपको याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूम में जो आप फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका गलनांक कम होता है। इसको आप याद कर सकते हैं, गलनांक कम। बोलिएगा कैसे? क्योंकि जब भी शॉर्ट होता है आपको पता होगा कि आपका घर का कोई भी सामान मतलब ख़राब होने से पहले आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? फ्यूज़ उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कहने का मतलब वह उसका जो गलने का जो अगर अंक की बोले तो वह सबसे कम रहता है। बस ध्यान दीजिएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा रहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। प्रतिरोध जो होता है क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ओके, अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन वाट, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट। ठीक है, अब देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया वाट। ठीक है, और कार्य और ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, कार्य, ठीक है, और ऊर्जा जिसे बोलते हैं। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, जूल। ठीक है, जूल। ओके, जूल। तो अब इसके बाद बात करें कि वाट, भैया वाट कहाँ से आया? वाट अगर होता है जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा, इट मीन्स करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। कूलाम्ब, आवेश। ठीक है, आवेश। ठीक है, आवेश का क्या होता है? एसआई मात्रक कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आवेश का कूलाम। वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, या तो वोल्टेज बोलते हैं जिसे, या तो आप इसे बोलते हैं, हाँ सीधा वोल्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, या विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, हाँ शुद्ध हिंदी विभवांतर होता है। ठीक है, उसका क्या ऐसा यूनिट है? वोल्ट है। ठीक है, आई थिंक सो आपको इससे पूरा कहानी क्लियर हो गया होगा। आप इसे भी नोट डाउन कर ले, इलेक्ट्रिसिटी से टोटल चीज़। अब एक काम करें, आप जब भी डेली क्लास कीजिएगा मेरे साथ तो आप एक कॉपी जरूर लेके बैठे। गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं इस बार एग्जाम निकलवा के रहूँगा। ठीक है, आप कॉपी लेके बैठे, कॉपी लेके बैठना है भैया, सब चीज़ को नोट करना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखने पे कम, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। मैं यही कहूँगा, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए।
ठीक है। और अगर लिखने पे साथ ही साथ ध्यान देंगे तो और भी अच्छी बात है भैया। कैथोड किरणों का आवेश होता है, ठीक है। कैथोड ऑप्शन धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश न्यूट्रल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक, ठीक है। कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, ध्यान दीजिएगा कैथोड और एनोड, तो कैथोड का क्या हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए यह याद कैसे होता है। एनोड की बात करें, ठीक है, ओहो एक मिनट, एनोड की बात करें तो ANODE एनोड होता है, ठीक है। ए से क्या होता है ऐड, ठीक है। ए से ऐड मतलब प्लस, जब ए से ऐड है यहाँ प्लस है तो भैया कैथोड CATHODE कैथोड लिखा हुआ है, तो कैथोड से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब ये प्लस है तो वाजिब बात ही माइनस होगा। ध्यान दे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैथोड, ठीक है। तो कैथोड मेरा क्या होगा, वाजिब बात है यार ऋणात्मक होगा। हो गया क्लियर, कहानी क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन संवेग का संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, बल का नियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ठीक है। अब जड़त्व का नियम क्या होता है पहले इससे आप समझ लो, ठीक है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, इट मीन्स बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगेगा तब तक वह स्थिर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हाँ मतलब दूसरा, ठीक है, इसी में दूसरा क्या है कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है मतलब उसका कोई ना कोई चाल है, तो गति कर रहा है, ठीक है, तो वह तब तक गति करता रहेगा जब तक कि उसे बाह्य बल उसे रोकने की कोशिश ना करे, ठीक है। यही होता है जड़त्व का नियम। इसी का एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता होगा हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं अचानक गाड़ी खुलती है तो एक चीज़ गेस करते होंगे कि आप लोग पीछे झुक जाते होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि चलती गाड़ी में आप भी साथ ही साथ गाड़ी के साथ चल रहे होते, बट अचानक क्या होता है, ब्रेक लगता है तो आप लोग आगे झुक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या होता है, ये सब जड़त्व का नियम जो है इसी के कारण होता है, ठीक है। अब बात करें न्यूटन की गति का नियम कितना है, 3 है, याद कर लीजिएगा कितना है, 3 है, ठीक है। हाँ तो अगर बात करें कि बंदूक छोड़ते हैं तो यह किस मतलब न्यूटन की किस गति का पालन करता है, ठीक है। अगर बंदूक छोड़ते हैं, ओके, तो यह होता है एक्शन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कहने का मतलब न्यूटन का तीसरा नियम पे के आधार पे जो है गोली को हम छोड़ते हैं तो वह कार्य करता है, ओके। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ओके। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है क्योंकि ऑप्शन जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, ताप का अधिक समानता से वितरण होता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, जल का घनत्व बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को दिमाग में कैच कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ होगी। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ओके। इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए ये आँख का क्वेश्चन है, आँख से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी आपको बातें बता दी, आई थिंक सो CCGD वाले को मैंने तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया। चलिए आज की बारी है, आज मैं आपको इस बारे में सभी चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ, ओके। तो कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन अवतलोत्तव लेंस, ठीक है, या उत्तल लेंस, गोलीय बेलनाकार अवतल लेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो चलिए बात करते हैं पहले निकट दृष्टि दोष। आपको कहानी पूरा आज क्लियर कर देते हैं आँख के प्रति, ठीक है। अगर GD का क्लास देखते होंगे तब तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आज समझाते हैं आपको। तो पहला बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस, इसे इंग्लिश में नियर साइटनेस। तो इंग्लिश वाले बच्चे आप टेंशन ना ले, आज जो क्लास 18th है, 20 क्लास मतलब एक क्लास के बाद आपका जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आने लगेगा, इसलिए आप टेंशन ना ले, आज भर कैसे भी क्लास कर ले, मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूँगा, ओके। तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं नियर साइटनेस। अब इसमें क्या होता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता, क्या होता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है, ठीक है। अब दूर का वस्तु नहीं दिखता है तो इसको मायोपिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जिसको ये कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है क्या कि इसमें आँख में जो है इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है या रेटिना के आगे, ठीक है। तो अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इसमें जो है जो इमेज बनता है रेटिना के आगे बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना के आगे, ध्यान दीजिएगा रेटिना के आगे। तो चलिए इसे समझा देते हैं ड्राइंग करके, 1 मिनट। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से आँख है, ठीक है, ये हो गया आँख, ये हो गया रेटिना यहाँ पे। तो यह जो इमेज बनेगा यह यहाँ आगे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जबकि इमेज बनना चाहिए रेटिना जो पर्दा है वहाँ पे, बट कहाँ बनता है, इसके आगे बनता है। इसीलिए यहाँ जो है हम लोग जो है
एक मिनट, यहाँ जो है हम लोग कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह जो है सही से आँख तक यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, कहानी क्लियर हो गया। अब कॉनकेव लेंस अवतल लेंस की कहानी खत्म। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष को क्या बोलेंगे? फार साइटनेस। क्या बोलेंगे? फार साइटनेस। ठीक है, जिसमें नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है। इसको एक और नाम दिया जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस के थ्रू। कैसे? उत्तल लेंस के थ्रू, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें जो इमेज बनता है वह रेटिना के बाहर बनता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लीजिए, या तो आप कॉपी में जो है टॉपिक वाइज नोट कर ले। ऊपर आप लिख ले नियर साइटनेस, नीचे लिख ले फार साइटनेस। ओके, तब जाके इस चीज़ को फुल्ली नोट कर ले। A to Z क्वेश्चन यह आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ कि जब भी यह क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज कीजिएगा, अगर आप क्लियर होके नहीं रहिएगा या तो कोई ट्रिक बना के नहीं रहिएगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ होता है कि इमेज जो है यहाँ पे रेटिना के बाहर बनता है, इसलिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तब जाके यहाँ पे मेरा इमेज बनने लगता है रेटिना पर। ठीक है, कहानी क्लियर। ओके, आपको एक और फेमस क्वेश्चन की बात करें, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, अगर आँख के मेगापिक्सल की बात करें 576 मेगापिक्सल होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कहानी क्लियर A to Z। अब एक कैटरेक्ट की बात करते हैं। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है? आँख के ऊपर जो होता है झिल्ली नुमा, एक कह सकते हैं कि झिल्ली नुमा लेयर चढ़ जाता है, जिस वजह से मोतियाबिंद होता है। ठीक है, आपको पता होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है झिल्ली को हटा के किया जाता है। ठीक है, कहानी क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल से जब भी बैठिएगा कॉपी लेके बैठिएगा। अब जो क्लास है और भी धमाकेदार होने वाला है, बच्चे जुड़ रहे हैं और शेयर जरूर करें, जरूर से जरूर करें, ताकि और भी बच्चे जुड़े तो मैं आपको और भी मज़ेदार क्लास करवाऊँ। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे को फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि आप देख लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, और लाइक शेयर तो छोड़ना मत। ओके, लाइक करके जाना, मज़ा आया हो तो। अब उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें। ठीक है, टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF मिल जाएगा, आप इसलिए डाउनलोड कर ले। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं यार, पक्का एकदम सब्सक्राइब कर लेना। ओके।